नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे जल्दी से जल्दी, है ना। स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, मैं 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। आगामी जो भी वैकेंसीज की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। बताइए। सॉरी। यस। किस जंतु में बिना किसी श्वसन अंग के श्वसन पाया जाता है ना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। इसमें से कौन सा जंतु है जिसमें कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, फिर भी उसमें क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है ना। वो आपको बताना। फिश, फ्रॉग, कॉकरोच या अर्थवर्म, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया। फर्स्ट का आंसर आपको करना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए, फिश यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फिश, है ना। फिश में तो आपको पता है जनरली क्या पाए जाते हैं, गिल्स होते हैं, है ना। और फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में लंग्स होता है, ठीक है, फेफड़े पाए जाते हैं। कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच में क्या होता है, ट्रेकिया होते हैं, ठीक है। और अर्थवर्म जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं होता है। उसमें जो स्किन होती है इसकी, है ना, अर्थवर्म की जो स्किन होती है वही इतनी मॉइस्ट और इतनी पोरस होती है ना। स्किन कैसी होती है, पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, और मॉइस्ट होती है, ठीक है, नमी उसमें रहती है। तो स्किन के थ्रू ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है ना, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अर्थवर्म में एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अपन पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जब ओपन और क्लोज टाइप का पढ़ते हैं ना, तो मेनली क्या होता है, अपने अपने को पता है कोर्डेटा जितने भी है ना, कोर्डेटा में जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट में आपको पता होगा, परम हिंट आपको ध्यान ही होगा, है ना। पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमल्स, इन सब में तो क्या होता है इन सब में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। बट यहाँ पे एनेलिडा जो होता है, एनेलिडा इनवर्टिब्रेट में आता है, बट एनेलिडा में क्या होता है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। और एनेलिडा में भी, है ना, आपको ध्यान रखना, अर्थवर्म का पूछा जाता है ना, तो किसमें कैसा होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन, है ना। बिच्छू का श्वसन अंग कौन सा होता है, वो आपको बताना है। बिच्छू के बारे में पूछा है ना, स्कॉर्पियन के बारे में पूछा है। गिल्स होते हैं, लंग्स होता है, टिनिडिया होता है, या फिर बुक लंग्स होते हैं, बताइए। सेकंड का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। सेकंड का डी ऑप्शन बता रहे उमा कुमारी। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियन का, है ना, श्वसन अंग पूछा है। स्कॉर्पियन में क्या होते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स होते हैं ना। यहाँ पे आंसर डी राइट हो जाएगा, है ना। टीनिडिया जो होता है वो किस में होता है, बहुत सारे जो मैनी मोलस्क आप देखते हैं उसमें टीनिडिया पाया जाता है ना। मोलस्का जो, मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, टीनिडिया पाया जाता है, ठीक है। और गिल्स आपको पता है फिश में होते हैं, ठीक है। फिशेज में क्या होता है, गिल्स होते हैं। लंग्स तो आपको पता है, ठीक है, एम्फीबिया से स्टार्ट हो जाएगा, मेमल्स तक क्या होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर, बताइए।
इन ह्यूमन बीइंग लंग्स आर डिवाइड इनटू, है ना, मानव में जो फेफड़े होते हैं वो कितने भागों में, कितने लोब जो होते हैं डिवाइड होते हैं, 3 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब, 2 राइट एंड 3 लेफ्ट लोब, 2 राइट एंड 2 लेफ्ट लोब, या नन ऑफ दिस? बताइए। बहुत बारी पूछा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। थर्ड का आंसर करना है आपको। थर्ड का ए ऑप्शन बता रहे हैं उमा कुमारी। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है अपने जो लंग्स होते हैं उसमें कितने लोब्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर डायग्राम मैं बनाना चाहूँ तो ये राइट लंग हो गया, ठीक है, और ये अपना लेफ्ट वाला लंग हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये राइट में कितने लोब लोब होते हैं, तीन तीन लोब होते हैं ना, 1 2 3। बट लेफ्ट वाला जो होता है उसमें कितने होते हैं, 1 और 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, जो लंग्स होते हैं, ठीक है, लंग्स के जो अपना लेफ्ट लंग होता है इसमें क्या खांच होती है, ठीक है। यहाँ पे अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, क्या होता है, अपना हार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और हार्ट कहाँ पे होता है, तो इस ये जो नोच होती है, खांच होती है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच, है ना। कार्डियक वर्ड हमेशा हार्ट से रिलेटेड, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो यहाँ पे जो खांच होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। और ये वाला जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मीडिया स्टाइटम, ठीक है। तो मीडिया स्टाइटम स्पेस में हार्ट होता है, ठीक है। और नॉच का पूछा जाए तो कार्डियक नॉच आपको ध्यान होनी चाहिए, लेफ्ट लंग में होती है, ठीक है। और यहाँ पे चेस्ट में ऊपर की तरफ बोन कौन सी होती है ये भी पूछा जाता है ना, स्टर्नम होती है ना, शरीर की वीकेस्ट बोन बोलते हैं इसको, चेस्ट बोन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये शरीर की वीकेस्ट बोन होती है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ का आंसर आपको करना है। सीलिया ऑफ ट्रेकिया ट्रांसफर्स, है ना, श्वास नली के सीलिया का सीलिया क्या ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, बताइए। श्वास नली के जो सीलिया होते हैं वो क्या ट्रांसफर करते हैं, म्यूकस को ग्रसनी में ट्रांसफर करते हैं, म्यूकस को फेफड़ों में ट्रांसफर करते हैं, वायु को फेफड़ों में ट्रांसफर करते हैं, वायु को ग्रसनी में ट्रांसफर करते हैं। फोर्थ का आंसर आपको करना है। बताइए, बिल्कुल सही, कार्डियक नॉच है ना। चलिए फोर्थ का आंसर आपको करना है। फोर्थ का बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। ट्रेकिया, जो हमारे ट्रेकिया में जो सीलिया होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं श्वास नली के जो सीलिया होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस को ग्रसनी में ट्रांसफर करते हैं। किसमें ट्रांसफर करते हैं, म्यूकस को ग्रसनी की तरफ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लंग्स में नहीं होगा, यहाँ पे फेरिंग्स की तरफ ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ का आंसर आपको करना है। बलपूर्वक निःशोषण, है ना, निःशोषण का मतलब जो हवा को बाहर की तरफ छोड़ा जाता है, एक्सपिरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक्सपिरेशन, या फिर हिंदी में बात करें तो निःशोषण, है ना, हवा को बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस होती है, फेफड़ों में पाई जाने वाली वायु क्या कहलाती है, ठीक है। बाहर छोड़ते हैं जब अपन एयर को, ठीक है, रेस्पिरेशन में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ठीक है। बेसिकली उस आयतन का, उस हवा का नाम पूछा है, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं उसको, रेजिडुअल एयर बोलते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री एयर बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस? बताइए, फिफ्थ का आंसर आपको करना है।
फिफ्थ का बी ऑप्शन बता रहे हैं। देखिए फिफ्थ का बलपूर्वक निःशोषण के पश्चात, मतलब आपने एक्सपिरेशन कर दिया उसके पश्चात भी फेफड़ों में जो एयर का वॉल्यूम जो बचा हुआ है उस वो क्या कहलाती है उसके बारे में पूछा है ना। वो आपको बताना है, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल एयर एयर या कॉम्प्लीमेंट्री एयर या नन ऑफ दिस। ठीक है, बी ऑप्शन बताया, चलिए देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, रेजिडुअल वॉल्यूम है ना, जो बची हुई हवा होती है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम या रेजिडुअल एयर बोला जाता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है सामान्य संवातन, जब अपन रेस्पिरेशन संवातन जब होता है तो उसमें कितने हवा को बाहर निकाला जाता है, 500 ml है ना, 500 ml को छोड़ा जाता है ना, 500 ml को लिया जाता है लगभग। तो ये टीवी है ना, इसको बोलते हैं टीवी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ना, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, कितना होता है 500 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, आरवी बोलते हैं इसको, वो कितना होता है वो भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है 1200 ml के लमसम। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, 6 का आंसर आपको करना है। बताइए, रेस्पिरेटरी कोशेंट आर क्यू बोलते हैं शॉर्ट में, श्वसन गुणांक है ना, श्वसन गुणांक का क्या अर्थ होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बताइए। CO2 अपॉन O2, O2 अपॉन CO2, N2 अपॉन CO2, CO2 अपॉन N2। बताइए, 6 का आंसर आपको करना है। ए ऑप्शन बता रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही है ना। आर क्यू जो होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट जो होता है वो क्या होता है, CO2 अपॉन O2 है ना, निकाली गई CO2 अपॉन ग्रहण की गई O2 है ना, आर क्यू। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, 7 का आंसर आपको करना है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्यूलाई है ना, एल्यूलाई आपको पता होगा फाइनल जहाँ पे एयर का एक्सचेंज जो होता है वो है ना, फेफड़े की अपने जो लंग्स होता है उसकी यूनिट भी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एल्यूलाई को बोलते हैं ना। जो छोटी बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, छोटी छोटी जो अपने गुब्बारे नुमा संरचना जो बेसिकली होती है वो क्या होती है, एल्यूलाई बोली जाती है ना। एल्यूलाई में फाइनल क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, फेफड़ों की एल्वेलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, किस विधि से होता है वो पूछा है, एस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा, परासरण के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, सरल विसरण के द्वारा, पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बताइए, 7 का बी ऑप्शन बता रहे हैं सुशीला कटारा ने, 6 का ए आंसर बताया, चलिए सही है। 7 का बी ऑप्शन बता रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन, बिल्कुल सही है। हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में एल्वेलाई में जो एयर का एक गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन है ना। सिंपल डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपको पता ही होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक से कम सांद्रता की तरफ जाना। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 का आंसर आपको करना है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रेब साइकिल है ना, क्रेब जो चक्र जो चलता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऑक्सीडेटिव रिलेशन द्वारा एटीपी संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी, अमीनो अम्ल संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी, विटामिन संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण सक्रियण होता है। बताइए, 8 का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी ने 8 का ए ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए बाकी स्टूडेंट भी कमेंट करते जाइए जल्दी से। देखिए बिल्कुल सही बताया, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे होती है प्रोसेस, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आपको ध्यान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रेब साइकिल टेक्स प्लेस है ना, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया। चलिए कोई बात नहीं, बता दीजिए इसका आंसर जल्दी से। 9 का आंसर आपको करना है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स। 9 का आंसर करना है।
बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। चलिए, शाबाश, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10th की तरफ। 10th का आंसर आपको करना है, बताइए। इन एक्सपिरेशन है ना, उच्च शोषण जो बोलते हैं उसमें डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाती है वो आपको बताना है। सर्कुलर हो जाता है, वृत्तीय हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है यानी विमोचित हो जाएगा, फुली कॉन्ट्रैक्टेड यानी पूर्ण सिकुड़ा जाएगा, या फिर एक्सपांडेड यानी फैला हुआ जाएगा, बताइए। डायफ्राम लंग्स के नीचे की तरफ होता है ना, यहाँ पे लंग्स होते हैं हमारे, आपको ध्यान आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पे ये डायफ्राम है और ये हमारे लंग्स है, ठीक है। तो इसकी स्थिति पूछिए कैसा हो जाता है जब उच्च शोषण यानी कि एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में क्या होता है, हवा बाहर छोड़ी जाती है, तो उस टाइम इसकी कंडीशन कैसी होगी वो आपको बतानी है। चलिए, सुशीला में 9 का ये बताया, बिल्कुल सही। 10th का बताइए। 10th का सी ऑप्शन बता रहे हैं वर्षा सिंह। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुशीला ने सी ऑप्शन बताया, आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, देखिए, जब एयर जो नॉर्मल अपना डायफ्राम होता है उसका शेप कैसा होता है, डोम शेप, जैसे मैंने बताया ना अभी बनाया, ये ऐसा, ये डोम शेप बोलते हैं इसको, है ना, गुबंदाकार, गुबंदाकार हिंदी में बोलेंगे तो गुबंदाकार, डोम शेप बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही अपन हवा अंदर लेंगे, जब हवा अंदर लेते हैं तो ये इस पर दबाव पड़ता है और ये कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और जब हवा बाहर छोड़ेंगे, यहाँ पे वो ये पूछा है, जब हवा आप बाहर छोड़ते हैं तो कैसे हो जाता है, वापस से ये कैसा हो जाएगा, गुबंदाकार, डोम शेप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है उच्च शोषण में डायफ्राम की स्थिति पूछी, सर्कुलर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, या फिर फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपांडेड हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब ही यही है कि डोम शेप वापस से आ जाएगा, यानी कि रिलैक्स हो गया है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए, क्या बताया 10th का, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने डी बताया, डी नहीं होगा यहाँ पे। वर्षा सिंह, आई एम न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल वर्षा, आपका स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ और क्वेश्चन का जवाब देते जाइए ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छी हो और अल्टीमेटली आपका जो है सिलेक्शन पक्का हो, है ना। यही हमारा उद्देश्य है कि हम आगामी जो वैकेंसीज आ रही है उससे रिलेटेड हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके लिए लाते हैं। तो डेली आप बने रहिए हमारे साथ ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो और आपका सिलेक्शन अल्टीमेटली पक्का हो, है ना। तो 11th क्वेश्चन हम कर रहे हैं 50-50, डेली हम 15-15 क्वेश्चन का सेट लेते हैं। आज जो हम जो नए क्वेश्चन, सॉरी, नए जो विद्यार्थी आए उनके लिए मैं बता दूं कि हम डेली अलग अलग टॉपिक हम लेते रहते हैं। तो आज का टॉपिक रेस्पिरेशन का टॉपिक हम ले रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। 11th का क्वेश्चन आगे हम, श्वसन में किस क्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है वो आपको बताना है। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल, या फिर ऑर्निथिन साइकिल, बताइए। 11 का आंसर आपको करना है। 11 का उमा कुमारी ने सी ऑप्शन बताया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी सी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है ना। श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, और क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या होता है, एटीपी रिलीज होते हैं, ठीक है। एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी आपको पता है एनर्जी की क्या होती है, यूनिट होती है ना। एटीपी होती है, एक तो एटीपी होती है, एक होती है एडीपी होती है, और एक होता है एएमपी होता है। क्या होता है, ये तीनों क्या होती है, एनर्जी की यूनिट्स होती है, ठीक है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जब फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं तो इसको एटीपी बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो एडीपी बोलते हैं, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना। मोनो का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट का यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12th का आंसर आपको करना है।
रेस्पिरेशन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, है ना, श्वसन एक कार्य की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ब्रीदिंग अकर्स, उसमें ब्रीदिंग होती है। ऑप्शन बी ब्रीदिंग एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन उसमें होता है। ऑप्शन सी ब्रीदिंग होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, और सेल्युलर रेस्पिरेशन भी होता है। और ऑप्शन डी ओनली इंस्पिरेशन अकर्स। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है, बताइए। 12th का आंसर आपको करना है। उमा कुमारी ने सी ऑप्शन बताया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी सी ऑप्शन बता रहे हैं। सुशीला ने भी सी ऑप्शन बताया। चलिए, बाकी स्टूडेंट भी जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। एक बार वीडियो को लाइक कर ले जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और शेयर भी कर दें। एक बार वीडियो को लाइक कर दें आप, और एक बार आप शेयर करना चाहे तो ग्रुप में शेयर भी कर दें वीडियोज़ को, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पूछा है श्वसन एक कार्य की प्रक्रिया है जिसमें बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, हवा को लेना और हवा को छोड़ना, है ना। सिर्फ यही नहीं होता है, यहाँ पे अपने जो ब्रीदिंग हो रही है उसमें गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है ना। अपन ने देखा कि जब एल्विलाई होती है, एल्विलाई जब क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज के संपर्क में, और वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज भी होता है, ब्रीदिंग भी हो रही है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी हो रहा है, और सेल्यूलर कोशिकीय स्तर पे रेस्पिरेशन भी हो रहा है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मोर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का आंसर आपको करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, इज लोकेटेड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो श्रृंखला है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की अंतर झिल्ली अवकाश में, या फिर ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। बताइए। हाँ, दोबारा लाइक करेंगे तो फिर वो डिसलाइक हो जाएगा। एक बार ही लाइक करें, काफ़ी रहेगा, है ना। हो जाएगा। चलिए, थर्टीन का बायोइन्फॉर्मेटिक्स ए ऑप्शन बता रहे हैं। उमा कुमारी ने भी ए ऑप्शन बताया। चलिए, बिल्कुल सही बताया। इनर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे क्या होता है, ईटीएस सिस्टम चलता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। देखिए, क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, आपने सुना होगा हैमबर्गर परिकल्पना। हैमबर्गर परिकल्पना, उसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग या क्लोराइड शिफ्ट, है ना, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। हैमबर्गर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, इसलिए इनके नाम पे हैमबर्गर फिनोमेनन या हैमबर्गर परिकल्पना बोला जाता है, ठीक है। तो ये किसके परिवहन के लिए क्लोराइड शिफ्ट अत्यधिक आवश्यक होता है, ये आपको बताना है। CO2 और O2 के लिए, N2 के लिए, CO2 के लिए, या फिर O2 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। 14 का सी ऑप्शन बताया उमा कुमारी ने, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने भी सी ऑप्शन बताया। बेसिकली होता ये है कि हमारे जो आरबीसी होती है, आरबीसी में रिएक्शन होती रहती है, और उसमें क्या होता है, जैसे बाइकार्बोनिक जो एसिड होता है H2CO3, है ना, ये ब्रेक डाउन होता है, इसमें इसका आयनीकरण होता है, और क्या बनता है, H और CO3, HCO3 माइनस आयन, ठीक है। अब ये आयन ये बाहर जाता है आरबीसी से, और इधर इसको संकुलित, इसको एडजस्ट करने के लिए क्या होता है, KCl जो होता है उस वो आयनीकृत होता है,
इधर बार K+ और Cl-। तो ये Cl- इस माइनस वाले आयन को प्रतिसंकुलित करने के लिए अंदर आता है, ठीक है। तो क्लोराइड की शिफ्टिंग हो रही है बाहर से अंदर की तरफ, तो इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, है ना। और ये किसके लिए होता है, ठीक है, तो ये CO2 के लिए होता है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, स्तनियों में फेफड़ों की वातायन गतियों का होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है ना। स्तनियों में जो फेफड़ों की वातायन गति होती है, यानी कि मेमल्स में जो वेंटिलेशन मूवमेंट होता है लंग्स का, वो किसके द्वारा गवर्न होता है या किसके द्वारा वो कंट्रोल होता है। मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स, कोस्टल मसल्स, डायफ्राम, कोस्टल मसल एंड डायफ्राम, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बार बार। 15 का आंसर आपको करना है। बताइए। बायोइन्फॉर्मेटिक्स ने 15 का डी ऑप्शन बताया है, उमा कुमारी ने डी ऑप्शन बताया। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए कोस्टल मसल्स जो होती है और डायफ्राम, ये इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, हवा को लेना और छोड़ने की जो प्रोसेस हो रही है, इन दोनों में बेसिकली डायफ्राम की मसल्स और कोस्टल मसल, इन दोनों का रोल होता है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज का सेशन के क्वेश्चन तो यहीं तक थे, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए वो भी आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, ठीक है। और कल का जो सेशन रहने वाला वो हम उसका टॉपिक जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, ठीक है। तो वो आपको पढ़ के आना है ताकि क्वेश्चन करने में और भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, ठीक है। ताकि क्या होगा कि आप धीरे धीरे आप टॉपिक पढ़ के आइए, फिर यहाँ पे क्वेश्चन करिए, तो उससे क्या होगा, इवोल्यूशन लगातार आपको ये चीज़ पता चलेगी आपकी तैयारी कितनी है। तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, और अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो निश्चित पूरा हो जाएगा, है ना। तो कल का टॉपिक ब्लड सर्कुलेशन वाला रहने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, ब्लड सर्कुलेशन के क्वेश्चन में लेके आऊँगा, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमा कुमारी ने 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 14 राइट किए, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए वैसे ही तैयारी करते रहें। थैंक यू सुशीला।